हिंदी अनुवाद एपिसोड नंबर 2। नारायण मूर्ति। एक सपना जिसने दुनिया बदल दी। इंसान की कामयाबी हमेशा उसके हालात पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके फैसले, उसकी सोच और उसके इरादे यह तय करते हैं कि वह कहां पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज जिस नाम को सबसे ज्यादा इज्जत, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और विजन का प्रतीक समझा जाता है, वह है नारायण मूर्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंडियन आईटी इंडस्ट्री का वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहा जाता है। मगर इस महान कामयाबी का सफर आसान नहीं था। यह सफर गरीबी, बेबसी, भूख, असफलता, नाइंसाफी, निर्वासन, एक्साइल और कई ठुकराए हुए सपनों से गुजरता है। मगर आखिरकार इसके नतीजे में एक ऐसी कंपनी ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी। इंफोसिस। यह कहानी है नशी एक दुबले पतले शांत स्वभाव वाले, शरीफ और सिद्धांतवादी नौजवान की, जो जिंदगी में बार बार गिरा लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठा। शुरुआती जीवन गरीबी में पले मगर खाए बाप अमीर थे। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक में एक सामान्य लेकिन शैक्षणिक मिजाज वाले घराने में हुआ। घर खुशहाल नहीं था। पिताजी लाइब्रेरियन थे। तनख्वाह कभी पूरी नहीं पड़ जाती थी। बिजली का बिल भरना भी कई बार मुश्किल हो जाता। मगर एक चीज घर में भरपूर मात्रा में मौजूद थी, किताबें। मूर्ति घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ाते। साइंस, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, टेक्नोलॉजी, जो हाथ लगता परख लेते। उनमें से एक प्राकृतिक जिज्ञासा थी। टीचर भी हैरान होते कि इतना शांत लड़ियच का किस तरह परीक्षा में सबसे आगे निकल जाता था। उनके नजदीक गरीबी कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक सवाल थी, क्या एक गरीब घराने का बच्चा भी दुनिया बदल सकता है? यह सवाल उनके दिल में ऐसे घर कर गया कि पूरी जिंदगी का केंद्र बन गया। इंजीनियरिंग का सफर, हालात तंग, इरादे मजबूत। जब मूर्ति इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए मैसूर गए तो जेब में चंद रुपए थे। रहने का कोई खास इंतजाम नहीं था, मगर दिल में सपनों का समंदर था। हॉस्टल की फीस पूरी करना मुश्किल होता। कभी एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता था, कभी दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़नी पड़ती थी। मगर वह पढ़ने में इतने संजीदा थे कि सब उनकी कद्र करते। क्लास में सर्वश्रेष्ठ छात्र समझे जाते। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में उन्हें फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का प्रस्ताव मिला और यह उनकी जिंदगी बदलने वाला क्षण था। कमजोर माली हालात के बावजूद उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। पहली बार वह अपने छोटे से कस्बे से निकलकर एक विकसित दुनिया में कदम रख रहे थे। पेरिस, सिद्धांतों का इनकलाब। पेरिस में उनकी सोच बदल गई। वहां उन्होंने पहली बार पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और समाजवाद, सोशलिज्म के बीच व्यावहारिक अंतर देखा। एक घटना ने तो पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। ट्रेन वाली घटना कहा जाता है कि एक बार मूर्ति एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट था, मगर चेकिंग के दौरान कोई गलतफहमी हुई और उन्हें गलत आरोप में कई घंटे तक ट्रेन से बाहर एक कमरे में बंद रखा गया। वह बार बार सफाई देते रहे, मगर किसी ने बात न सुनी। यह वह लम्हा था जब उन्हें सिस्टम की ताकत का अंदाजा हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वह जिंदगी का मकसद ऐसी दुनिया बनाना रखेंगे जहां योग्यता, मेरिट को इज्जत मिले, न कि ताकत, दौलत या सिफारिश को। यही वह घटना थी जिसने उनके अंदर टेक्नोलॉजी के जरिए न्याय को संभव बनाने का सपना पैदा किया। भारत वापसी। ज्ञान तो बहुत था, मगर मौका नहीं पड़कर लौटे तो एक शानदार भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। नहीं, यह भारत का 1970 का दौर था। कंप्यूटर नाम की चीज से लोग डरते थे। इंजीनियरिंग के अवसर बहुत कम थे। टेक्नोलॉजी में निवेश कोई करना नहीं चाहता था। एक बुद्धिमान लड़ीरेज का वैश्विक शिक्षा प्राप्त, मगर नौकरी मुश्किल। कई इंटरव्यू के बाद आखिरकार एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में उन्हें जॉब मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन मूर्ति ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ना चाहते थे, मगर उनका दिल कहता था कि वह कर्मचारी, एम्प्लॉय बनने के लिए पैदा नहीं हुए। वह कुछ नया करना चाहते थे। पहला स्टार्टअप सॉफ्टट्रॉनिक्स, असफलता जिसने कामयाबी का दरवाजा खोल दिया। 1970 के दशक में उन्होंने हिम्मत की और अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, सॉफ्टट्रॉनिक्स।
सिर्फ 6 महीने में कंपनी बंद हो गई। न पूंजी थी, न क्लाइंट्स, न बाजार तैयार था। भारत में लोग कंप्यूटर के शब्द से घबराते थे, लिहाजा मूर्ति को सख्त असफलता का सामना करना पड़ गया। लेकिन यह असफलता असल में उनकी कामयाबी का पहला कदम थी, क्योंकि उन्होंने सीखा बिजनेस सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं चलता, पूंजी की जरूरत होती है। अच्छी टीम के बिना कुछ संभव नहीं। टेक्नोलॉजी का भविष्य उज्जवल है, मगर सब्र चाहिए। ये वह सभी थे जिनकी बुनियाद पर आगे चलकर इंफोसिस वजूद में आई। मोहब्बत और समर्थन। सुधा नारायणन की एंट्री मूर्ति की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मुद्दा उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात सुधा मूर्ति से हुई। सुधा पेशे से इंजीनियर थी, टाटा ग्रुप में काम करती थी, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित और मजबूत चरित्र की मालिक। मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही सुधा से कह दिया, मेरे पास दौलत नहीं, ख्वाब है। अगर तुम साथ दो तो मैं दुनिया बदल दूंगा। सुधा ने न सिर्फ साथ दिया, बल्कि इंफोसिस की पहली निवेशक भी वही थी। उनकी जमा पूंजी 10,000 रुपये ने इस कंपनी की नींव रखी। इंफोसिस का जन्म 6 दोस्त और एक खास साल था 1981। एक छोटा सा अपार्टमेंट, चंद टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े और 6 नौजवान इंजीनियर। नारायण मूर्ति, नंदन नीलेखणी, एस गोपाल कृष्णन, SD, शिबुलाल, कृष्णमूर्ति परी, रंजन पाई साथ में। मूर्ति का विजन, हम हिंदुस्तान को IT की वैश्विक शक्ति बनाएंगे। इस ख्वाब पर सबने जान लड़ा दी। लोग हंसते थे, भारत में सॉफ्टवेयर, ये क्या मजाक है। मगर ये नौजवान यकीन रखते थे कि वह एक दिन भारत को वैश्विक नक्शे पर लाएंगे। 80 का दशक, बिजली कम, कंप्यूटर नायाब और हिम्मत बेमिसाल इंफोसिस के शुरुआती दिन अत्यंत मुश्किल थे। अक्सर दिन बिजली नहीं होती थी, कोडिंग मोमबत्ती की रोशनी में होती थी। कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, क्लाइंट्स को भरोसा नहीं था कि भारत वाले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक बार तो दफ्तर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मगर मूर्ति कभी घबराई नहीं। वह कहते, अगर आप दृढ़ हैं, दुनिया आपके पास जाने देगी तो दुनिया किनारे हट जाएगी और आपको गुजरने देगी। USA में मौका, मगर वीजा ने धोखा दे दिया। इंफोसिस को पहला बड़ा क्लाइंट अमेरिका में मिला। मूर्ति को फौरन अमेरिका जाना था, मगर वह इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचे तो वीजा स्वीकार रिजेक्टेड हो गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कंपनी बंद होने के करीब थी। लेकिन मूर्ति 2019 में अमेरिका गया। मैं अपने साथियों से कहा, यह सिर्फ एक दीवार है, मंजिल नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और कुछ हफ्तों बाद वीजा मिल गया। यह इंफोसिस के अस्तित्व, सर्वाइवल की निशानी था। 90 का दौर, इंफोसिस दुनिया की नजर में 1991 में भारत खुला और नई आर्थिक नीति आई। इसमें पहली बार IT सेक्टर को अहमियत मिली। इंफोसिस ने इसे अवसर के तौर पर देखा। वह पहली भारतीय IT कंपनी बनी जिसने नैस्डैक में लिस्टिंग सूचीबद्ध का सोचा। क्लाइंट्स की लाइन लग गई। कर्मचारियों के लिए शेयरों का सिस्टम शुरू किया। पारदर्शिता और नैतिकता का ऐसा मानक, स्टैंडर्ड कायम किया जो आज भी मिसाल है। मूर्ति ने एक सिद्धांत बनाया, नो करप्शन, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ योग्यता। यही सिद्धांत उनकी कंपनी को दूसरे संस्थानों से अद्वितीय बनाता रहा। इंफोसिस का दर्शन, टेक्नोलॉजी मानवता के लिए। मूर्ति सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक दार्शनिक थे। वह कहते थे, टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जिंदगी आसान बनाना है। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि नैतिक विकास है। गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है। पारदर्शिता निवेश लाती है। इंफोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह एक सिद्धांत, आइडियोलॉजी बन गई कि एक गरीब देश भी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से दुनिया को बदल सकता है। कामयाबी की छोटी $10 का खेह जवाब, अरबों की हकीकत। इंफोसिस की शुरुआत सिर्फ चंद हजार रुपए से हुई थी। आज इसकी वैल्यू अरबों डॉलर है। मूर्ति एक वक्त में दुनिया के सबसे सफल CEO में शामिल थे। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि वह आज भी ट्रेन में सफर कर लेते हैं, सादा खाना खाते हैं और उनके घर में फजूल खर्ची का कोई विचार नहीं। वह कहते हैं, मैंने दौलत नहीं कमाई, मैंने विश्वास और इज्जत कमाई है। पारिवारिक किरदार,
सुधा मूर्ति की कुर्बानियां। सुधा मूर्ति इस कहानी की शांत हीरोइन है। जब इन्फोसिस बच्चों की तरह थी, सुधा घर संभालती रही, मूर्ति को समय, सुकून और हौसला देती रही। एक मशहूर घटना है, एक बार मूर्ति ने उन्हें कहा कि कंपनी के लिए थोड़ी वनस्पति की खरीद कर खाना पकाए ताकि पैसे बच जाएं। सुधा ने बिना शिकायत के ऐसा ही किया। ये कुर्बानियां इन्फोसिस की हर ईंट में छिपी हैं। आज का इन्फोसिस एक वैश्विक शक्ति, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में दफ्तर, लाखों कर्मचारी, अरबों डॉलर की वैल्यू, हजारों परिवारों की जिंदगियों में खुशहाली, और इस सब के पीछे एक आदमी जो मैसूर की गलियों से उठा था और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर गया। एपिसोड का आखिरी हिस्सा सभी को जो जिंदगी बदल दे। नारायण मूर्ति की जिंदगी चंद सादा मगर ताकतवर सबक सिखाती है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। पहली कंपनी बंद हुई तो मूर्ति ने दूसरा ख्वाब देखा और वह महान साबित हुआ। सिस्टम की नाइंसाफी भी इंसान को बनाने आती है। ट्रेन वाली घटना उन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए न्याय का के जवाब दे गई। अच्छा जीवन साथी जिंदगी बदल सकता है। सुधा मूर्ति ना होती तो इन्फोसिस ना होती। नैतिकता, एथिक्स बिजनेस का सबसे बड़ा पूंजी है। मूर्ति के सिद्धांतों ने इन्फोसिस को दुनिया भर में विश्वास दिलवाया। ख्वाब हमेशा बढ़ते देखें, हालात खुद बदल जाएंगे। एक गरीब घराने का लड़का का पूरी आईटी दुनिया का आइकॉन बन गया। अंतिम संदेश, यह एपिसोड सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद की वह लौ है जो हर नौजवान के दिल में रोशनी भर देती है। अगर आपके ख्वाब बढ़ते हैं, अगर आप मेहनत से डरते नहीं, अगर आप असफलता से घबराते नहीं, तो याद रखें, कल की इन्फोसिस आपके अंदर भी छिपी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस श्रृंखला सीरीज का अगला एपिसोड ढूंढकर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दूं, या आप किसी और विषय पर कुछ जानना चाहेंगे?